नमस्कार दोस्तों, मैं वॉइस एंड फेस रीडर प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज की इस लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है उसका जो टाइटल है वो है बुद्धिमान राजा की कहानी। तो दोस्तों, बुद्धिमान राजा की कहानी को सुनने के लिए कौन कौन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। हम हाय लिखे हुए चलते हैं सबको। दोस्तों, सब लोग हाय हेलो लिखते चलें। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हैं? देखिए, हनी जी, अमित जी जुड़ने लगे लोग हमारे साथ। हमारे दोस्त मनी जी, नमस्कार मनी जी। अमित जी, कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ बताएं। दो मिनट की बात करते हैं। नमस्कार मनोज जी, आ रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। कौन कौन से शहर से? हनी जी, आप कौन से शहर से जुड़े हैं हमारे साथ? मनोज जी, आप भी बताएं कौन से शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। मनी जी ने नहीं बताया कौन से शहर से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कौन जुड़े हैं हमारे साथ? अमित जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। रमन जी नमस्कार, कौन से शहर से जुड़े हैं रमन जी जल्दी जल्दी बताएं हमें, तब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक राजा है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान राजा की कहानी हम सुनने जा रहे हैं। हाय हेलो करते चलते हैं। बुद्धिमान राजा की कहानी सुनने जा रहे हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी जुड़ जाए हमारे साथ सब लोग, फटाफट से आ जाए। हाय हेलो लिखते चलें ताकि मेरा भी मोटिवेशनल लेवल बढ़ाए आप लोग। हाय हेलो लिखें, कौन से शहर से हैं लिखते चले। अमित जी ने लिखा कौन से शहर से हैं अमित जी? अमित जी आपने दिल्ली लिखा। मनोज जी जल्दी लिखिए कौन से शहर से हैं। रमन जी कौन से शहर से हैं। किसाना जी कौन से शहर से हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा भी मनोबल बढ़ाते चले। कैसी कहानी सुना रही हूँ? बुद्धिमान राजा की कहानी। शुरू करते हैं अपने बुद्धिमान राजा की कहानी। दोस्तों, सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। सालों पहले की बात है। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता था। अब बुद्धिमान राजा था तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलता था। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां, राजकुमारियां आदि उनसे जलते थे कि ये राजा सबकी बात सुनता है, सबकी पूरी बात सुनता है, उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरता था। अब जो आसपास के राजा थे जो उससे जलते थे, तो वो हर बार राजा था जो वो खरा उतरता था, चाहे कैसी भी परीक्षा उससे ले ली जाए, और योग्य राजा साबित कहलाता था अपने आप को, क्योंकि वो सबकी बात सुनता था फिर निर्णय लेता था। अब क्या हुआ, एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। क्योंकि हर एक कोई उनकी परीक्षा लेता था, तो अब की बार एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूल की माला थी। दोनों माला में से एक असली बनी थी और एक नकली फूल की बनी थी। अब उसने सबके सामने एक चुनौती रख दी कि दूर से देख के बताएं कि असली फूल की माला कौन सी है और नकली फूल की माला कौन सी है। क्योंकि उस राजा की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे, सबकी बात सुनता था वो पूरी, तब अपना निर्णय देता था। तो एक राजकुमारी आ जाती है। तो अब देखते हैं, दोनों माला उसने एक टेबल पर रख दी और बोली कि राजा जी, ये बताइए कि आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे हमने बहुत सुने हैं, हमारे लिए एक फैसला कर दीजिए कि हमारे पास 2 मालाएं हैं और उनको देखकर ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। इसी वजह से राजकुमारी को राजा के पास आना पड़ा अपनी समस्या का हल निकलवाने कि कौन सी माला मेरी असली है और कौन सी नकली। अब राजा भी देखकर चौंक तो गया कि अब इतनी दूर से मैं कैसे बताऊं कि कौन सी असली है कौन सी नकली। देखने में दोनों असली लगती हैं, सोचो तो दोनों नकली लगती हैं,
लेकिन मुझे तो निर्णय देना है। तो अब निर्णय देना है, पूरी भरी सभा के सामने निर्णय देना है। तो अब निर्णय तो निर्णय है और राजा को गलत भी साबित नहीं होना है, क्योंकि उसकी एक सम्मान पर बनाई है उसके। तो वो बोलती है, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इसमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है और नकली कौन सी है। दूर से देखकर बताना है। और अब राजा परेशान हो गया कि राजा ये सोच में पड़ने लगा कि हमें तो आंसर करना है और सही आंसर तो हमें करना ही है, वरना हमारे बेइज्जती हो जाएगी। तो अब राजा ने अपना दिमाग लगाया, सभी अपने दरबारियों ने दिमाग लगाया कि कौन सी माला दूर से देखने में असली है और कौन सी नकली। सभी इसी सोच में ही डूबे थे। इतने में राजा कैसे बता पाएंगे कि फूलों की कौन सी माला असली है कौन सी नकली। सारे दरबारी परेशान हो गए, सब मंत्री लोग परेशान हो गए कि कैसे अब पता लगेगा। रानियां परेशान हो गई, राजकुमारियां परेशान हो गई कि अब पिताजी कैसे इनका हल निकालेंगे। राजा भी माला को देखकर परेशान हो गया। उसी वक्त उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बोला, तुरंत ही बोला कि अपने दरबारी से कि ऐसे करो, सारे बगीचे की खिड़कियां खोल दो, जितनी खिड़कियां बंद है सारी खोल दी जाए। अब हवा चलेगी तो हम कुछ आंसर करेंगे। जैसे ही दरबारी ने सारी खिड़कियां खोल दी, सेवक ने सारी खिड़कियां बगीचे की खोली, तो जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों की महक थी ना, असली फूलों की, उनके ऊपर मक्खियां मच्छर भिनभिनाने लगे और जो असली फूल थे उन्हीं के ऊपर जाकर बैठ रही थी। जो नकली फूलों की माला थी उनके ऊपर कोई मक्खी मच्छर नहीं बैठ रहा था। तो कुछ ही देर में मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, तितलियाँ सब उड़कर उस माला पर आ जाती हैं, क्योंकि उस माला की खुशबू बहुत तेज थी। तो जैसे ही राजन ने, वहाँ पर कोई भी बैठा बता सकता था कि असली फूलों की माला कौन सी है। तो राजा के दिमाग की सबने दाद दी। राजकुमारी ने अपना एक राजा के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स बोले कि राजा जी, मैं आपको मान गई हूँ। अब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी होशियारी देखकर मैं आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो गई हूँ। मैं तो आपका टेस्ट लेने आई थी। और दरबार में बैठा हर व्यक्ति बोलने लगा कि हमारे बुद्धिमान राजा जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तो ये कितनी अच्छी कहानी है दोस्तों कि राजा ने अपनी बुद्धिमानी से सब कुछ हल निकाल लिया और वहाँ पर हर कोई राजा की वाह वाह कर रहा था। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वह हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है दोस्तों, हर मुसीबत का हल निकल सकता है दोस्तों। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी अपने आप से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमसे इसका हल नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों कितनी सुंदर थी ये कहानी, छोटी सी कहानी, लेकिन कितनी ही सुंदर कहानी। हमें छोटी छोटी कहानियाँ, इतनी मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं कि हम पता नहीं क्या कुछ सीख लेते हैं इनसे। तो दोस्तों अगली कहानी सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? राजा और मछुआरे की कहानी। फटाफट से मुझे हाय हेलो लिखते चले ताकि हम राजा और मछुआरे की कहानी का आनंद लें। हाय हेलो लिखते चले। तब तक जो लोग अभी तक आए हैं मैं उनका हाय हेलो का आंसर करती हूँ। नमस्कार अमित जी, फिर से स्वागत है आपका। अगर फिर से नई कहानी हमारी सुनना चाहते हैं दोबारा से एक बार हेलो लिख दीजिए। नमस्कार हनी जी, कैसे हैं? मनी गोयल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अमित जी, मनोज कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अमित जी लिखते हैं हम दिल्ली से हैं। रमन जी भी देख रहे हैं, कैसे हैं रमन जी? कसाना जी भी देख रही हैं, नमस्कार जी। लालू कुमार जी भी देख रहे हैं, कैसे हैं? सब लोगों का स्वागत है। विकास जी देख रहे हैं हमारा वीडियो। प्रमोद जी देख रहे हैं, दलबीर सिंह जी, और कौन से शहर से हैं लिखते चलें। आशीष कश्यप जी देख रहे हैं, नमस्कार आशीष जी। मेघना जी देख रही हैं, नमस्कार मेघना जी, कैसी हैं? कौन से शहर से देख रही हैं? हमें लिखते चलें, हाय हेलो लिखते चलें। जिन लोगों ने भी अगला वीडियो हमारा सुनना है, अगली कहानी राजा और मछुआरे की कहानी, हमें सिर्फ 1 मिनट बाद हम शुरू करते हैं दोस्तों। राजा और मछुआरे की कहानी, हाय हेलो लिखिए फटाफट से।
और फिर हमें पता लग जाएगा कि आप लोग ये कहानी हमारी सुनना चाहते हैं। नमस्कार रोमा जी, कैसी हैं? स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज के इस लाइव वीडियो में। जल्दी से हाय हेलो लिखते चलें दोस्तों, ताकि हम शुरू करते हैं दोस्तों राजा और मछुआरे की कहानी। हाय हेलो लिखिए, हाय हेलो लिखते चलें, फटाफट से हाय हेलो लिखते चलें जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी, राजा और मछुआरे की कहानी। बहुत साल पहले अंग देश में एक राजा राज करते थे। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थी। अब मछलियां थी और तालाब था राजा के पास, तो देखते हैं उनका क्या हुआ। उन मछलियों की देखभाल करने के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रख लिया। जैसे ही राजा ने मछुआरे को काम पर रखा, उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था तो वह उसी मछुआरे को बोलता था और अपनी पसंद की मछली मंगवाकर बनवाकर और खाता था। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ कर लाता है। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता है। एक दिन राजा के लिए मछली लेकर आया तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना इसकी जांच की जाए, मछुआरा मछली पकड़ता कैसे है जब इसे मछली पकड़नी आती ही नहीं। राजा ने तुरंत दास को आदेश देकर मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए तालाब से बड़ी मछली पकड़कर लेकर आया हूँ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है, मछली लेकर आओ और मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है और मुझे मछली खानी है। राजा के आदेश सुनकर मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि उसके गुप्तचर ने उसे बताया था कि राजा को तो मछली पकड़ना ही नहीं आता है, तो कैसे वो उसको मछली को पकड़ेगा। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब से एक बड़ी सी मछली आकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। अब ये सब देखकर तो राजा चौंक गया कि ये क्या था। ये तो बहुत ही अलग किस्म का मछुआरा है कि इसने तालाब को प्रणाम किया, मछली निकली, उसके पैरों में गिरी और वो मछली को लेकर राजा के पास आ गया। क्योंकि उसके गुप्तचरों ने कहा था कि राजा को मछुआरे को मछली पकड़ना नहीं आता है, तो इसलिए राजा को क्यूरोसिटी और बढ़ गई। तो दोस्तों जो लोग भी सुन रहे हैं, आप मुझे मैसेज लिखते चलें कि कैसी है ये कहानी, कैसी लग रही है आपको सुनने में। यह सब नज़ारा राजा छुप कर देख रहा था। यह नज़ारा उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था कि कैसे उस मछुआरे को तो मछली पकड़ना भी नहीं आता, फिर भी उसके पास मछली अपने आप आ जाती है। वह फिर भी अपने महल की ओर चल दिया कि महल में जाकर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मछुआरा मछली ला रहा है, उसके बाद देखेंगे। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा कि मछुआरा जी, ये बताइए आप मछली पकड़ते कैसे हैं। तो राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वही मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ जाता है। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण नहीं सिखा सकता आपको। राजा हैरान हो गया, राजा से शांत नहीं बैठा गया। उसने मछुआरे से बोला, बार बार बोला, मंत्र सिखाओ, मंत्र सिखाओ। कौन सा वो मंत्र है जिससे मछली तुम्हारे पैरों में आकर गिर जाती है और तुम्हें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वो मछली बहुत स्वादिष्ट होती है? तुम्हें मुझे मंत्र सिखाना होगा। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया, क्योंकि राजा के यहाँ जॉब करता था, तो उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेला चला गया और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली आई, उसके पैरों में गिर पड़ी। जैसे मछुआरे के पैरों में गिरती थी तो राजा के पैरों में भी गिर पड़ी। दोस्तों
इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, राजा से रहा नहीं गया और वो ये बात सबको बताना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी को ये मंत्र बता दिया, सबको मंत्र बता दिया राजा ने। तो उसके तो नहीं रहा नहीं गया उनसे कि कौन सा मंत्र मेरे पास है और मैं इसको कैसे अपने अंदर रख लूं इस मंत्र को। तो उन्होंने इस मंत्र को सभी को बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए। उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में किसने बताया है। अब सारे दरबार में जितने भी लोग थे, राजा कोई चीज बता रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा, कुछ तो राज की बात होगी। तो राजा के पास ये मंत्र आया कहाँ से? तो सबने पूछा, राजा जी आपके पास ये मंत्र कहाँ से आ गया, हमें बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। मंत्र तो आ गया ठीक है, पर बताया किसने आपको ये मंत्र? ऐसे कैसे मछली तालाब में से निकल के आपके पैरों में आ जाएगी? इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिला था, उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में यह जानकारी दी थी। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मछुआरे ने बताया है जो उनके यहाँ काम पर लगा है। उन्होंने बोला कि बहुत समय पहले एक ऋषि मिले थे जिन्होंने हमें यह मंत्र सिखाया था। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इसकी सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गए। अब सभी मंत्री, सभी दरबारी, सबके अंदर एक इच्छा जाग उठी कि ये कौन सा मंत्र है जिससे बोलते ही मछली पैर में आके गिर जाती है और तालाब में जाना नहीं पड़ता मछली पकड़ने के लिए। और ऋषि मुनि ने किसी ने राजा को बात सिखाई है तो राजा की तो बात माननी पड़ेगी, ये तो बात सच में हो सकती है। राजा की बात मानकर सुनकर सभी मंत्रियों के मन में एक लालसा जाग उठी कि इस मंत्र को तो हम भी ट्राई करके देखेंगे और चलते हैं। राजा की बात उनसे तो रहा नहीं गया, उन्होंने ली छुट्टी अपने दरबारी से अपने वहाँ दरबार में और बोलते कि हम तो इसको मंत्र को ट्राई करके आते हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे चले गए और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों द्वारा कई बार मंत्र बोलने पर भी एक भी मछली तालाब के किनारे नहीं आई, एक भी मछली नहीं आई दोस्तों। अगर मंत्रियों ने बोला एक भी मछली नहीं आई, कोई मछली उनके पैरों में आकर नहीं गिरी। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। अब राजा ने तो ट्राई किया हुआ था, राजा के पैरों में तो मछली आके गिर गई थी। अब मंत्रियों के सामने उन्होंने अनाउंस कर दिया, अब तो एक भी मछली नहीं आके गिर रही है। राजा तो शर्मिंदा हो गए, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए। अब थोड़ा थोड़ा उन्हें गुस्सा भी आने लगा कि ये कैसे हो गया। इसके बाद वह अब जैसे कैसे अब दरबार में तो उन्होंने अनाउंस किया था, सब लोग ट्राई करके आए, एक भी मछली नहीं आई। इतने लोगों ने बोला कि एक भी मछली राजा जी इस मंत्र से नहीं आती है। राजा बोले इसको तो ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब ट्राई किया था तो मछली आई थी, आप लोगों ने ट्राई किया तो मछली नहीं आई है। ये तो शर्मिंदा हो गया राजा के लिए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ा वर्क करता हूँ और तुम्हें फिर बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने अभी बात संभाल ली कि तुमने थोड़ा इधर उधर किया होगा तो हम इसको दोबारा से ट्राई करेंगे, आप पहले, अब मैं करके आऊँगा ट्राई। तो सभा सारी स्थगित हो गई। अब सभा के स्थगित होने के बाद वह मछुआरे के पास गुस्सा होने लगा, अपने दिल में उबाल आने लगा राजा की ऐसे कैसे हो गया। मैंने सबके सामने ये बोल दिया कि मछली आएगी इस मंत्र को बोलने से, तो ऐसे कैसे उल्टा हो गया सब कुछ, लेकिन मैंने तो ट्राई किया था, ऐसे कैसे मेरा ट्राई करने पर मछली आती है और उनके ट्राई करने पर मछली नहीं आती, मंत्र तो सेम है, मछली को तो आना चाहिए। अब इसके बाद वह मछुआरे पर गुस्सा आने लगा और उसे सजा सुनाने का आदेश उनके मन में आने लगा कि अभी तो मछुआरे को बुलाता हूँ जिस मछुआरे के कहने पे मछली आई थी, और उसको आदेश दूंगा कि ऐसे करके उसको मौत की सजा दी जाए, क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। राजा अपने मन में सोच रहा है। तभी तालाब से अचानक एक आवाज आई। अब राजा अपने आप ट्राई करने गया तालाब पर, तो वहां से एक आवाज आई, सुनो राजन, सुनो राजन। तालाब से एक आवाज आई, सुनो राजन। राजन मतलब राजा। अब क्योंकि राजा बहुत शर्मिंदा हो गया था तो राजा अकेले गया तालाब पर, और तालाब पर जाने से उसको एक आवाज सुनाई देती है कि सुनो राजन, तालाब से एक मछली नहीं निकली, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने अपने गुरु को नहीं माना। मतलब
जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। तुमने अगर अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने कहा था अपनी ये मंत्र किसी को मत बताना। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मछुआरे से माफी मांगी और अपने गुरु के रूप में उसको मछुआरे को स्वीकार किया, क्योंकि गुरु ने मंत्र सिखाया था। इसके बाद वह मंत्र फिर से काम करने लगा, क्योंकि उसने बोला था कि ये मंत्र कभी किसी को मत बताना। और राजा ने अनाउंसमेंट कर दी तो वो मंत्र फीका पड़ गया और राजा भी खुश हुआ। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम अपने इंसान को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे और फिर वो जाके उसको कर दे। कि जैसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हमें किसी की बात नहीं बतानी है और हम जाकर बता देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कितनी ही सुंदर कहानी थी। राजा ने भी माना कि हमें कभी भी इस बात को मानना चाहिए कि अगर हमें कोई बोलता है कि इस बात को नहीं बताना है तो हमें नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, अगली कहानी सुनने के लिए कौन कौन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्लीज़ हाय हेलो लिखते चले। अगली कहानी है मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। तो दोस्तों, कौन कौन हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हाय हेलो लिखते चलें ताकि हमारा भी मोटिवेशनल लेवल बढ़ा रहे। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। चतुर राजा और मंत्री की कहानी, मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी, मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। देखिए, नितिन जी, हनी जी, अभी जी हमारे साथ सब जुड़ना चाहते हैं। पूजा जी नमस्कार, आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं इस कहानी को सुनने के लिए। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी, इस कहानी को सुनने के लिए दोस्तों फटाफट से हमारे साथ जुड़ते रहिए। 1 मिनट के बाद हम ये कहानी स्टार्ट करेंगे अपनी। तब तक हाय हेलो लिखते चलें। मुकेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार जी। चलिए दोस्तों, हाय हेलो लिखते चलें, मेरा भी मोटिवेशनल लेवल बढ़ाते चले। आप लोग हमारा मोटिवेशनल लेवल जब है हाय हेलो लिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी हाय हेलो से मेरा मोटिवेशनल लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप लोग मेरे से नई नई कहानियाँ सुनिए जो कि आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं हमारी ये मोटिवेशनल कहानियाँ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी मोटिवेशनल कहानी अगली, मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कई साल पहले नदी के किनारे एक दिव्य नाम का नगरी हुआ करती थी। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक दिव्य नाम की नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वहीं राजा का मंत्री बहुत ही चतुर था। अब दोस्तों, कि एक राजा था, वो बहुत ही मूर्ख था। दिव्या नाम की एक नगरी नदी के किनारे हुआ करती थी और वहाँ का जो मंत्री था, जितना राजा मूर्ख था उतना ही वो मंत्री चतुर था। वही राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछ लिया, क्या तुम बता सकते हो कि इस नदी की दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है ये नदी कि कौन सी ये जो नदी बह रही है ये किस दिशा में बहती है और कहाँ तक बहकर जा रही है। अब राजा के सवाल का जवाब मंत्री को देना है और राजा ने जब एट अ टाइम कोई भी सवाल पहले राजा लोग पूछ लेते थे तो मंत्री उनका आंसर करते थे कि तुम बता सकते हो कौन सी दिशा में ये नदी बहती है और कहाँ तक जाती है। मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व देश के वासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। अब देखिए दोस्तों, राजा नहीं चाहता कि उस नदी का पानी पूर्व देश के लोग इस्तेमाल करें और यहाँ पर बोला कि एक दीवार बना दो। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा।
राजा ने गुस्से में कहा, पानी हमारा है, पूरब देश वाले मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, तुम बोल रहे हो कि नुकसान हमारा ही होगा, इसमें हमारा नुकसान कैसे होगा? जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनाने की प्रक्रिया को शुरू करो और मुझे यहाँ पर दीवार बनी हुई दिखने चाहिए थोड़े ही दिनों में। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलवाया और नदी के पास एक दीवार बनवाने का काम शुरू करवा दिया। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुस गया। अब इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एक साथ इकट्ठे होकर मंत्री के घर आए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस समस्या का हल हम जल्दी ढूंढ लेंगे। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था। अब एक आदमी था राजमहल में जो कि घंटा बजाता था और उस घंटे को उस टाइम के अनुसार बजाता था, एक एक घंटे के बाद। अब मंत्री ने बोला कि इस बंदे को हमारे इस गांव के लोगों में इसमें शामिल कर लो। मंत्री ने उसे कहा कि तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा मंत्री ने बोला। सुबह 3 बजे थे, उसने 6 बार घंटा बजा दिया, क्योंकि उसने बोला कि आधे आधे घंटे में घंटा बजाना। तो आधे आधे घंटे में घंटा बजाया तो 6 बार बजाया तो 6 बज गए, 7 बार बजाया तो 7 बज गए, लेकिन बजे वो रात ही हुई थी, सुबह नहीं हुई थी। 6 घंटे सुनकर राजा और नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं, सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहां मंत्री पहले ही मौजूद होता है। वहां अंधेरा देखकर राजा पूछता है, अभी सूरज क्यों नहीं निकला? अब राजा फिर पूछता है मंत्री से, आज सूरज क्यों नहीं निकला, कहाँ गया सूरज? महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है, हमने अपने पूर्व दिशा वालों को पानी जाने से रोक दिया, तो शायद उन्होंने हमें सूरज देवता के दर्शन करने से रोक दिया, क्योंकि पूर्व दिशा से ही रोशनी आती है और उन्होंने हमारे पास सूरज को नहीं भेजा है, इसलिए सूरज उदय ही नहीं हुआ है। तो अब क्या यहाँ पे ट्विस्ट था कहानी में, क्योंकि आधे आधे घंटे बाद घंटा बजा रहे थे तो रात ही थी। अब राजा को तो पता नहीं था ये बात कि रात ही है या फिर सुबह को सूरज नहीं निकला है। तो मंत्री जी ने बोला कि महाराज, प्रातः काल तो हो चुकी है, हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूरज की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य तो उदय हो चुका है पर हमारे यहाँ रोशनी नहीं देता। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि हमारे देश में तो पूरब दिशा से सूरज आता था और नदी का पानी तो सूरज जैसे सूरज आता था तो नदी का पानी हमने रोक दिया, उन्होंने सूरज रोक लिया, तो सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी हमारे तक। राजा ने बोला, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। मंत्री ने राजा से बोला। राजा ने फिर से बोला, अच्छा, सूरज की रोशनी अब हमारे यहाँ कभी नहीं आएगी? यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। अब चिंता में पड़ गया तो मंत्री से पूछता है, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? अब इसका क्या उपाय हो सकता है कि हमें सूरज की रोशनी, हमें तो सूरज चाहिए। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ दें, दीवार को तोड़ दें, तो हो सकता है सूरज देवता भी आ जाएं, वो लोग भी सूरज को छोड़ दें, जिससे कि हमारे राज्य में फिर से रोशनी हो जाए। तो राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देते हैं। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ ही घंटों में कारीगरों ने दीवार तोड़कर गिरा दी। जब तक सूरज भी निकलने का समय हो गया था, सूर्य उदय हो गया था। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ, राजा को बहुत शांति मिली। मंत्री को इनाम देने की घोषणा कर दी गई। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हुआ है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है, महाराज, यह तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था। तो
कितनी छोटी सी कहानी है दोस्तों, इतना कुछ सिखाती है। कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी तरक्की देखकर जलना चाहिए। अपने मन में इतनी प्यारी भावना रखनी चाहिए, अगर कुछ करना है तो खुद के बल पर करके दिखाइए, अगर किसी से लड़ना है तो खुद से लड़िए, अगर कोई अपने गोल अचीव करने हैं तो दूसरों को देखकर नहीं, अपने ही गोल्स को तोड़िए, अपने ही गोल्स को जोड़िए, अपने ही गलतियों से सीखिए। दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, लेकिन अनुभव आपके होंगे जो बढ़ते जाएंगे। उन अनुभवों से सीखना, उन अनुभवों से जो पहचान बनेगी वो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। इतनी अच्छी पहचान होगी कि जिसका कोई लिमिट नहीं होगी। इतनी खुशियाँ लाएगी वो पहचान आपकी, क्योंकि वो आपकी पहचान आपके दम पर होगी, चाहे छोटी सी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो थोड़ी देर में फिर से लाइव आएंगे। आपको अगर अगली कहानी हमसे सुननी है तो अगर जो कोई भी हाय हेलो हमें लिखते चलेंगे तो मैं अभी ज़रूर सुनाऊंगी अगली कहानी। अगली कहानी अगर आप लोगों को सुननी है तो हाय हेलो लिख दीजिए प्लीज़ एक बार, नहीं तो हम अभी थोड़ी देर में फिर से लाइव आएंगे। प्लीज़ आप बताइए कि आपको फिर से सुननी है ये कहानी आगे, क्योंकि आप लोगों की गुजारिश पर ही मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आप लोग बताइए आपको आगे कहानी सुनना है। अभी जो लोग भी हाय हेलो लिखेंगे तो मुझे उसका मीनिंग पता लगेगा कि अगली कहानी सुनने के लिए हमारी फैमिली तैयार है, हमारी फेसबुक फैमिली बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा ये जो फेसबुक पेज है आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल भी है मार्गदर्शिका के नाम से, जिसमें मेरा फ़ोटो लगा है, वो वाला मेरा मार्गदर्शिका चैनल है, इसमें भी मेरे वीडियोज़ आते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि सबको लाइक एंड शेयर करते चलें, ज्वाइन करते चलें। हमारे नितिन जी का हाय आया है। नितिन जी कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं नितिन जी? हम फिर से लाइव आएंगे दोस्तों थोड़ी देर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से हैं नितिन जी, हम 5 मिनट में दोबारा से लाइव आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।